A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, and learners. This is Dr. RC. Welcome you in RC English classes. So, dear students, as we are learning synthesis, formation of complex sentence by using adverb clause. So, dear students, हम लोग synthesis टॉपिक के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लर्न कर रहे हैं एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके. सो टुडे वी विल लर्न हाउ एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस इज फॉर्म्ड, हाउ एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस इज यूज्ड to combine two or more than two simple sentences into a complex sentence. Okay, dear students? So आज हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस जो है वो प्रयुक्त होता है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में. सो डियर स्टूडेंट्स, as I have written adverb clause of purpose. So adverb clause of purpose कैसे बनते हैं, इनके लिए किन कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है और इनकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है क्लास की, वो हम सबसे पहले देखेंगे. उसके बाद फिर हम दिए गए एग्जाम्पल्स में से जिसमें दो सेंटेंस दिए होंगे उनको पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस का प्रयोग होगा या नहीं. तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस बनाने के लिए हमें इन कंजंक्शंस का प्रयोग करना पड़ता है. ये ब्रैकेट में मैंने पहले से लिखा है सो दैट का प्रयोग करके हम एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस का निर्माण करते हैं और उसे प्रिंसिपल क्लास से जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं. या इन ऑर्डर दैट, सो दैट के स्थान पर ही इन ऑर्डर दैट का भी प्रयोग किया जा सकता है. सो दैट और इन ऑर्डर दैट में बहुत सिमिलरिटी है, दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं. या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करके हम जो है एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस का निर्माण करते हैं, फिर उसे प्रिंसिपल क्लास से जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं. तीसरा कंजंक्शन है लेस्ट. लेस्ट का प्रयोग करके भी हम एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस बनाते हैं. अब हमें ध्यान ये देना है, यहाँ हमने आगे भी लिखा है मे ऑब्लिक माइट और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ होना चाहिए शुड, मे माइट या शुड. सो जब आपका कंजंक्शन सो दैट या इन ऑर्डर दैट प्रयुक्त होता है तो उसके बाद मे या माइट फॉलो करती है. मे या माइट का प्रयोग किया जाता है बिफोर मेन वर्ब से पहले. जब आप सो दैट या इन ऑर्डर दैट को यूज करके एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस बना रहे हैं, का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें उस क्लास में मे या माइट का प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाता है. ये आपको माइंड में रखना है. और जब आप लेस्ट का प्रयोग करते हुए एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस बना रहे हैं तब आपको शुड का प्रयोग करना है. मेन वर्ब से पहले शुड का प्रयोग. आप एग्जाम्पल के द्वारा और इसे आसानी से अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन करूंगा. तो ये तो रहा कंजंक्शंस और मे ऑब्लिक माइट या शुड का प्रयोग. ये ध्यान में रखना है कि जब आप सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करते हुए एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस का निर्माण कर रहे हैं तो मे या माइट का प्रयोग किया जाना चाहिए. और यदि आप लेस्ट
का प्रयोग करते हुए एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का निर्माण कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए, तो शुड का प्रयोग होना चाहिए। अब हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो दो सिंपल सेंटेंसेस हैं जो क्वेश्चन में दिए गए होते हैं, जिनको हमें जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है, वहाँ पर कब हम जो है सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करेंगे, कब लेस्ट का प्रयोग करेंगे, और कैसे हम ये जान पाएंगे कि ये यहाँ पर हमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बनाना है, का प्रयोग करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सेंटेंस को हम बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे इस फर्स्ट सेंटेंस का है, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपने स्वॉर्ड को निकाला। ही वांटेड टू डिफेंड हिमसेल्फ, वह अपने आप की सुरक्षा करना चाहता था। सेकेंड सेंटेंस में पर्पस बताता है। फर्स्ट सेंटेंस में जो क्रिया हुई उसका पर्पस क्या था, किस लिए वो क्रिया हुई, यह सेकेंड सेंटेंस में एक्सप्लेन किया जाता है। अगर ऐसा भाव मिलता है सेंटेंसेस को स्टडी करने से, पढ़ने से, तब हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का प्रयोग करके दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का निर्माण करने के लिए सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मे या माइट, जो उसमें से सुटेबल होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, उसको यूज करेंगे। और फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का निर्माण करके प्रिंसिपल क्लास से जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना देते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींचा, यानी तलवार के खींचने की, निकालने की जो क्रिया हुई वो किस लिए हुई, उसका उद्देश्य क्या था। ही वांटेड टू डिफेंड हिमसेल्फ, कि वह अपने आप को बचाना चाहता था, अपनी सुरक्षा करना चाहता था। अपनी सुरक्षा करने के लिए उसने जो है तलवार को निकाला। तो ये सेंस मिलता है। तो अब आपको जिस सेंटेंस में उद्देश्य का भाव प्रकट हो रहा है सेकंड सेंटेंस में, उसी को हमें जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में चेंज करना है, सो दैट का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ जब आप इसको चेंज करना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड सो दैट ही। अब यहां देखिए, यहां पर जो है वांटेड दिया है, ही वांटेड टू डिफेंड हिमसेल्फ। अब हमने बताया था ये मेन वर्ब है, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। यहां पर आप माइट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? माइट का, मे का नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है। सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंसेस हैं ये दोनों पास्ट टेंस में हैं, तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। आपको मालूम है मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है या पास्ट टेंस माइट होता है। तो सो दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ। अब इस इन्फिनिटिव वर्ब को हम मेन वर्ब में बदल देंगे। यहाँ पर देखिए, एक मेन वर्ब है वांटेड, दूसरा इन्फिनिटिव वर्ब है। तो ऐसी परिस्थिति में ये मेन वर्ब जो वांटेड है, इसका सेंस माइट से व्यक्त हो जाएगा। वांटेड हमें नहीं लिखना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते समय, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय, जब हम एडवर्ब क्लॉज बना रहे हैं। तो ही माइट अब ये इन्फिनिटिव वर्ब को हम मेन वर्ब में बदल देंगे। जब इन्फिनिटिव वर्ब को मेन वर्ब में बदलेंगे तो टू हट जाएगा, ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ। तो इस तरह से आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन हो गया दोनों सिंपल सेंटेंस।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके भाव को जरा समझने की कोशिश कीजिए। जो अलग अलग सेंस दे रहे थे, दो सिंपल सेंटेंसेस, मैंने कई बार आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आप बना रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से वही सेंस एक्सप्रेस होना चाहिए, वही भाव व्यक्त होना चाहिए दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस में बात कही जा रही है। जो सेंस व्यक्त किया जा रहा है दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा, वही जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करें या उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से भी वही सेंस व्यक्त होना चाहिए। यहाँ अलग अलग सेंटेंस के द्वारा कहा जा रहा है ही ड्रा हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार को निकाला। ही वांटेड टू डिफेंड हिमसेल्फ, वह अपने आप की सुरक्षा करना चाहता था। हम इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर हम मदर टंग हिंदी में बोलना चाहें तो वह अपनी सुरक्षा करने वह अपनी तलवार निकाला जिससे कि, सो दैट का सेंस होता है जिससे कि, यानी उद्देश्य को व्यक्त करने वाला कंजंक्शन, जिससे कि ही माइट, मैंने यहाँ डिफेंड नहीं लिखा तो ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ। सो दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, जिससे कि वह अपनी सुरक्षा कर सके। सेम सेंस, उसने अपनी तलवार निकाला जिससे कि वह अपनी सुरक्षा कर सके। He drew his sword so that he might defend himself. Okay, students. So we come on the second example. Mohan went very fast. Mohan went very fast. He wanted to catch the train. इस सेंटेंस में भी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है। मोहन वेंट वेरी फास्ट, मोहन बहुत तेज गया। क्यों? ही वांटेड टू कैच द ट्रेन, क्योंकि वो ट्रेन पकड़ना चाहता था। तो मोहन के तेज चलने की जो क्रिया हुई उसका उद्देश्य क्या था? टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ना, जिससे कि वह ट्रेन पकड़ सके। सो इस सेंटेंस को फिर हम सेकेंड सेंटेंस जिसमें पर्पस का भाव व्यक्त हो रहा है, ही वांटेड टू कैच द ट्रेन, मोहन वांटेड टू कैच द ट्रेन, मोहन कैच को पकड़ना चाहता था, ये उसका उद्देश्य था तेज चलने का। क्यों तेज चल रहा था? क्योंकि उसका उद्देश्य था, पर्पस था ट्रेन को पकड़ना। तो इसको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में चेंज करेंगे, सो दैट का फिर प्रयोग करेंगे। इन ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मैं इन ऑर्डर कर देता हूं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहन प्रिंसिपल क्लास एज इट इज, मोहन वेंट वेरी फास्ट सो दैट, या इन ऑर्डर दैट, यहां पर मैं इन ऑर्डर दैट यूज कर रहा हूं। इन ऑर्डर दैट, अब इस वर्ब को, ये मेन वर्ब विलुप्त हो जाएगी, ये इन्फिनिटिव वर्ब को हम मेन वर्ब में चेंज करेंगे। उससे पहले माइट का प्रयोग करेंगे, ही माइट कैच द ट्रेन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा कि ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, मोहन वेंट वेरी फास्ट इन ऑर्डर दैट ही माइट कैच द ट्रेन। और इसके स्थान पर आप इन ऑर्डर दैट के स्थान पर सो दैट भी लिख सकते हैं, सो दैट। तो मोहन वेंट वेरी फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, या मोहन वेंट वेरी फास्ट इन ऑर्डर दैट ही माइट कैच द ट्रेन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैं थोड़ा सा फाइंड आउट एरर के क्वेश्चंस जो कंपटीशंस में पूछे जाते हैं वहाँ पर ले जाना चाहूँगा। जब आपको कोई सेंटेंस दिया हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हो और सो दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए वो सेंटेंस लिखा गया हो, तो आपको ध्यान में देना रखना क्या है कि सो दैट के बाद यहाँ जो माइट का प्रयोग हो रहा है वो मे या माइट का ही प्रयोग होना चाहिए। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस में इस तरह का सेंटेंस है, सो दैट से पहले जो सेंटेंस है उसमें
तो उसके बाद माइट का ही प्रयोग होना चाहिए। ये आपको माइंड में याद रखना है। अगर माइट का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है, जैसे यहाँ लिखा है he drew his sword so that he may defend himself, वो गलत है, क्योंकि यहाँ ड्रीव पास्ट में है, पास्ट टेंस में, इंडेफिनिट में, तो यहाँ माइट आना चाहिए, मे नहीं आना चाहिए, या और कुछ अलग शुड नहीं आना चाहिए, कुड नहीं आना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसी तरह से इन ऑर्डर दैट के साथ भी अगर सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करते हुए कंजंक्शन का, तो वहाँ भी आपको ये माइंड में रखना है कि इन ऑर्डर दैट के बाद वाले से संबंधित क्लास वाले में माइट का प्रयोग होना चाहिए या मे का प्रयोग होना चाहिए। वह डिपेंड करता है उससे पहले प्रयोग जो प्रिंसिपल क्लास है उस सेंटेंस का टेंस क्या है। यहाँ देखिए फिर से, मोहन वेंट वेरी फास्ट, ये जो इन ऑर्डर दैट से पहले जो प्रिंसिपल क्लास है वेंट पास्ट इंडेफिनिट, तो इन ऑर्डर दैट के बाद जो इन ऑर्डर दैट के साथ जो आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लास बन रहा है, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस बन रहा है, वहाँ पर माइट का प्रयोग होना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फाइंड आउट एरर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए वी डू सम मोर एग्जाम्पल। So dear students, we come on the third example. एक और एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें लेस्ट का प्रयोग करके एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बनाया जाएगा। वो सेंटेंस है, शी वॉक्ड स्लोली शी वॉक्ड slowly she may not fall। ये दो सिंपल सेंटेंस है, she walked slowly she may not fall। सेकेंड सेंटेंस में पर्पस बताया गया है। फर्स्ट सेंटेंस की क्रिया है जो, उसका पर्पस क्या है, फर्स्ट सेंटेंस की क्रिया क्यों हो रही है, फॉर व्हाट पर्पस। तो फर्स्ट सेंटेंस की जो वर्ब है शी वॉक्ड स्लोली, वह धीमे धीमे चलती थी या चली। क्यों धीमे धीमे चली, शी मे नॉट फॉल, जिससे वह गिरे ना। अब देखिए, जब ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, सेकंड सेंटेंस आपका जो पर्पस को शो करता है फर्स्ट सेंटेंस के एक्शन की, तो फर्स्ट सेंटेंस के एक्शन की जो पर्पस को शो करने वाला सेकंड सेंटेंस है, यदि वो नेगेटिव में है तब आप लेस्ट का प्रयोग करेंगे। सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग ना करके लेस्ट का प्रयोग ज़्यादा सुटेबल होगा। लेस्ट, और जब आप लेस्ट का प्रयोग करते हैं तो आपको माइंड में याद रहना चाहिए, लेस्ट के बाद प्रायः शुड का ही प्रयोग किया जाता है। लेस्ट के बाद प्रायः सब्जेक्ट वर्ब से पहले शुड का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशंस ये आपको लर्न करना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये याद रहेगा तभी आप इससे रिलेटेड फाइंड आउट एरर के क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, और साथ ही साथ इस प्रकार के सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज आपका वो जो चेंज है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शंस वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस, उसमें जो द मोस्ट करेक्ट आंसर होता है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। उसमें 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें से आपको लगता है कि ये दोनों सही हैं, तो बहुत माइन्यूट विश्लेषण करना होता है उसमें कि कौन मोस्ट करेक्ट है। और इस तरह से जब आप एक स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स को माइंड में रखते हैं
और सारी टेक्निकलिटीज़ आपको माइंड में फीडअप होती हैं और रिकॉल हो जाती हैं उस समय क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तब आप द मोस्ट करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर पाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो जैसे आप इस एग्जाम्पल को जब आप कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो प्रिंसिपल क्लास आपका है सी वॉक्ड स्लोली, तो प्रिंसिपल क्लास को एज इट इज लिखेंगे सी वॉक्ड स्लोली। लेस्ट, लेस्ट के बाद सी, किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यहाँ भी सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ। अब सब्जेक्ट के बाद अब ये में यहाँ नहीं प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शंस में आपको शुड का प्रयोग मिलता है तो वो द मोस्ट करेक्ट आंसर होगा। और आप याद रखिए कि ऐसे परिस्थिति में आपको प्रायः जो है शुड का ही प्रयोग होता है, एक्सेप्शंस को छोड़ करके। कभी एक्सेप्शन मिलेगा तो मैं आपको उसकी चर्चा करूंगा। तो शी शुड नॉट फॉल, अब देखिए अगर यहाँ लेस्ट के बाद भी शी में नॉट फॉल का प्रयोग हो जाए या शी माइट नॉट फॉल का प्रयोग हो जाए, तो अगर आपको ये याद नहीं है इसके कंस्ट्रक्शंस, इसके रूल्स, तो सेंटेंस के भाव को समझने में आपको गलती समझ में नहीं आएगी। आपको लगेगा कि सेंटेंस का भाव सेंस सही आ रहा है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यह जो है आपको याद ही रखना होगा कि जब लेस्ट कंजंक्शन के साथ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑफ पर्पस आप बना रहे हैं तो उसके साथ शुड का प्रयोग होना चाहिए। और सो दैट या इन ऑर्डर दैट के साथ जिसमें बन रहा है वहाँ पर मे या माइट का प्रयोग होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर दिस रूल। 3 एग्जाम्पल्स आई एक्सप्लेन क्लियरली एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको सो दैट या इन ऑर्डर दैट या लेस्ट का प्रयोग करते हुए एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का निर्माण करके 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी मूव टू द नेक्स्ट रूल। सो जस्ट वेट, let me write these examples out of whiteboard, then I write the next rule. Wait for a moment. So next one is type 4. टाइप 4 में हम लोग देखेंगे ऑफ इफेक्ट और रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट और रिजल्ट। इफेक्ट ऑब्लिक रिजल्ट। सो अब हम देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट का यूज कब किया जाता है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। अभी आपने जस्ट देखा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, अब आप देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट ऑब्लिक रिजल्ट, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट का प्रयोग किन परिस्थिति में आप यूज करेंगे 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट या रिजल्ट कैसे बनते हैं, इनके लिए कौन सी कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इनके लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, एक ही सिंगल कंजंक्शन प्रायः यूज होता है, वो है सो दैट। अब इससे पहले भी आपने देखा सो दैट या कभी कभी सच एज होता है, सच एज। सो दैट, अभी इससे पहले अभी आपने सो दैट देखा, वहां पर जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में सो दैट का प्रयोग करते थे तो सो दैट बिल्कुल एक साथ प्रयुक्त होता था। यहाँ जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के लिए सो दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये मैंने सो और दैट के बीच में डॉट डॉट यूज किया है। इसका मतलब सो का प्रयोग आपको प्रिंसिपल क्लास फर्स्ट सेंटेंस में करना है या प्रिंसिपल क्लास में करना है, और दैट का प्रयोग जो है आपको सबऑर्डिनेट क्लास के लिए करना है।
ये माइंड में रखना होगा। सो दैट एक साथ प्रयोग नहीं होगा। जैसे अभी आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में देखा कि सो दैट एक साथ प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में सो दैट का प्रयोग, सो का प्रयोग जो है आप फर्स्ट सेंटेंस के लिए, प्रिंसिपल क्लास के लिए करेंगे, और दैट का प्रयोग आप जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट आप बनाएंगे उसके बिगनिंग में करेंगे, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लास के बिगनिंग में दैट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, उसको देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो आप ये समझिए कि उस एग्जाम्पल को पढ़ करके आप समझने की कोशिश करिए कि हाँ, इस एग्जाम्पल में सेकंड सेंटेंस में जो है वो रिजल्ट दे रहा है, फर्स्ट सेंटेंस के एक्शन का क्या रिजल्ट होगा वो सेकंड सेंटेंस में बताया जा रहा है। Yes, she was very poor. एग्जाम्पल है फर्स्ट, शी वॉज वेरी पुअर। She was very poor and then she could not buy this book. ऑब्जर्वेशंस। सो फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, शी वॉज वेरी पुअर। फर्स्ट सेंटेंस में बताया जा रहा है सी के बारे में कि वह बहुत पुअर थी, और उस पॉवर्टी का रिजल्ट क्या हुआ, शी कुड नॉट बाई दिस बुक, वह इस बुक को खरीद नहीं सकती थी। तो सेकेंड पर्पज में रिजल्ट बताया जा रहा है, इफेक्ट बताया जा रहा है फर्स्ट सेंटेंस का कि वह पुअर थी, शी कुड नॉट बाई दिस बुक, इसलिए वह इस बुक को खरीद नहीं सकती थी। शी वॉज वेरी पुअर, वह बहुत ज़्यादा पुअर थी, इसलिए वह इस बुक को खरीद नहीं सकती थी। तो ऐसे सेंटेंस के लिए जहाँ पर दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट का भाव व्यक्त हो रहा हो, तो वहाँ पर हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट या रिजल्ट का प्रयोग करते हुए दोनों सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, और उसमें प्रायः सो दैट का ही प्रयोग होता है। ये आप माइंड में रखिए, सो दैट। सो का प्रयोग कहाँ होगा, सो का प्रयोग फर्स्ट सेंटेंस में वेरी के स्थान पर होगा, जहां पर अधिकता का भाव देने वाला एडजेक्टिव प्रयुक्त हुआ है। वेरी क्या है, यहाँ वेरी पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, सी जो है वेरी एडवर्ब है, ये जो है अधिकता का भाव व्यक्त कर रहा है, बहुत ज़्यादा, तो इसी के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं, और दैट का प्रयोग दूसरे सेंटेंस से पहले प्रयोग करके उसे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में बदल देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इसका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा वो है शी वाज सो पुअर दैट। बाकी सेकंड सेंटेंस में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिखा जाएगा। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कोई चेंज नहीं है। शी वाज सो पुअर दैट शी कुड नॉट बाय दिस बुक। ऑब्जर्वेशन। तो शी वाज सो पुअर, वो इतना ज्यादा पुअर थी कि शी कुड नॉट बाय दिस बुक, वो इस किताब को खरीद नहीं सकती थी। उसके गरीबी का रिजल्ट क्या था कि वह किताब नहीं खरीद सकती थी। ऑब्जर्वेशन। सो ये है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या इफेक्ट का प्रयोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। आइए वन मोर एग्जाम्पल वी डू। सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल इज he ran very fast, he fell down। he ran very fast,
he fell down। So dear students, प्राय फर्स्ट सेंटेंस में वेरी का प्रयोग हुआ होता है इस तरह के एग्जाम्पल्स में, जिसको कि आपको जहाँ पर आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या इफेक्ट का प्रयोग करना होता है, ऐसे एग्जाम्पल्स में फर्स्ट सेंटेंस में प्रायः जो है वो वेरी का प्रयोग हुआ होता है और सेकंड सेंटेंस में उसका जो है रिजल्ट बताया गया होता है। शी रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज, सॉरी ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ा। ही फेल डाउन, और उसका परिणाम क्या हुआ? बहुत तेज दौड़ने का, वो गिर गया। वह बहुत तेज दौड़ा और उसके बहुत तेज दौड़ने का परिणाम क्या हुआ? इफेक्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? ही फेल डाउन, वो गिर गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेकेंड सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस की जो एक्शन है उसका प्रभाव बताया जा रहा है या उसका रिजल्ट बताया जा रहा है। तो ऐसे सेंस देने वाले एग्जाम्पल्स, सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो अगेन वी विल यूज सो इन प्लेस ऑफ वेरी। ही रैन so fast, he ran so fast that के बाद जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर, दैट ही फेल डाउन। आप डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट एरर में फिर आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब दोनों सेंटेंस को आप जोड़ रहे हैं सो दैट का प्रयोग हुआ है, इस तरह से सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पर दैट क्लॉज में जो क्लॉज है उसका जो टेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस के अनुसार यानी प्रिंसिपल क्लॉज के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे ही रैन सो फास्ट, तो यहाँ लिखा था ही रैन सो फास्ट, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दैट के बाद भी वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए, यहाँ पर गलत नहीं आना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है ही रैन सो फास्ट दैट ही मे नॉट फेल डाउन, इस तरह से दिया है वो सब एरर है। बिल्कुल आपको बहुत माइन्यूटली माइंड में लर्न करना है, याद करना है कि किस तरह से ये सो दैट का प्रयोग जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट या रिजल्ट के लिए हो रहा है, सो का प्रयोग जो है प्रिंसिपल क्लॉज में हो रहा है और दैट का प्रयोग जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाने के लिए हो रहा है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन और उस कंस्ट्रक्शन में टेंस का जो यूज़ है वो किस तरह से होना चाहिए, वो करेक्टली यूज है या नहीं, ये सब आपको चेक करना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आज का टॉपिक जिसको आपने स्टडी किया। आज आपने दो सब टॉपिक को स्टडी किया, बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस एंड बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो इस तरह से दो प्रकार के एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हुए आपने दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना लर्न किया। आई होप कि इन 4 एग्जाम्पल्स के द्वारा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया, आपको इनके यूज़ समझ में आ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एज एट द एंड ऑफ माई वीडियो लेक्चर I would like to suggest, instruct you so that you may understand English grammar properly with my video lecture, with the help of my video lecture। तो लास्ट में आपको फिर से सलाह देना चाहूँगा, जैसा कि मैं हर वीडियो लेक्चर में प्रायः आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, सलाह देता हूँ कि किस तरह से आपको इंग्लिश ग्रामर की स्टडी करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हों, आपको कुछ समझ में आ रहा हो, ग्रामर अंडरस्टैंडिंग में आपकी जो है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो, तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को, स्पेशली मैं न्यू व्यूअर्स के लिए ये सलाह दे रहा हूँ कि वो क्रम से देखें। वीडियो लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, जिस टॉपिक को वो पढ़ना चाह रहे हों उसका वीडियो लेक्चर 1 जरूर देखें। वीडियो लेक्चर 1, 2, 3, 4 इस तरह से जितने वीडियो लेक्चर्स
बने हैं उस टॉपिक पर, सबको क्रम से देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से वो टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये सिंथेसिस टॉपिक का वीडियो लेक्चर नंबर 15 आज ये आपका जो चल रहा है वो है। इससे पहले 14 वीडियो लेक्चर्स हैं। सो जब आप सिंथेसिस को स्टडी करना चाह रहे हों तो वीडियो लेक्चर 1 से स्टार्ट करें। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पर टोटल वीडियो लेक्चर 21 हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक स्टडी करना चाहते हैं तो उसको जो है वहाँ भी वीडियो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें। और नरेशन अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो नरेशन पर भी टोटल वीडियो लेक्चर 11 हैं, वहाँ भी आप वीडियो लेक्चर 1 से स्टडी करना शुरू करिए। और एक्टिव एस पैसिव एस टॉपिक को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें टोटल वीडियो लेक्चर 8 हैं, फर्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, और बिल्कुल बिगिनिंग अगर आप कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस को स्टार्ट कीजिए, जिसमें 4 वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाया है। वहाँ पर आप लर्न करेंगे कि सिंपली जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। ओके डियर स्टूडेंट्स, so this is all for today. Bye bye, see you in the next video lecture again.